फ़र्ज़ करें आप किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ जाकर आप ग्रॉसरी की शॉप पे आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे 5 केजी शुगर दे दो। तो वो 5 केजी शुगर तोलता है और वो आपको हैंड ओवर कर देता है। लेकिन मुझे एक बात का आंसर करें, क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि वो शुगर आपके दाएं हाथ में पकड़ाए या बाएं हाथ में पकड़ाए? इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है शुगर का ये जो मैस है, इस मैस के डिस्क्रिप्शन में यानी इस मैस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये 5 केजी मैस जो शुगर का है ये किस डायरेक्शन में जाएगा। हर ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीमत का ख्याल रखा जाए और डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर्स। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिन की डिस्क्रिप्शन के लिए या जिनके बारे में पूरी बात बताने के लिए या समझाने के लिए हमें डायरेक्शन यानी सिम्ट के बारे में बताना पड़ता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। फर्ज कर लें मैं इस रूम में खड़ा हूं और आप चूंकि मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप अपने आप को भी इसी रूम के अंदर कंसिडर करें। फर्ज कर लें आप भी इसी रूम में बैठे हुए हैं और मुझे सीधा देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं जनाब, मैं यहां पे इस वक्त मौजूद हूं, यहां से चल के मैं तकरीबन 1 मीटर फासला कवर करता हूं और मैं यहां आ जाता हूं। अब आप जो मुझे देख रहे हैं, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये कैसा इवेंट हुआ है, तो आप तो सीधा सीधा बता देंगे कि सर आपने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर इस रूम से बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो आपसे पूछता है कि अंदर क्या हुआ था या सर ने किस तरह का इवेंट किया है, तो फिर आप क्या बताएंगे? आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि सर ने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सर कौन सी वॉल से कौन सी वॉल की तरफ गए हैं, यानी डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पूरे इवेंट को जो यहाँ पर हुआ है, इसको अगर मैं डायग्राम की मदद से डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं पता क्या करूँगा, मैं एक छोटी सी लाइन लगाऊंगा अपने इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, और उस लाइन पर एक एरो लगा दूंगा और वो एरो किस डायरेक्शन में होगा? फाइनल पॉइंट की तरफ होगा, जिस तरफ मैं जा रहा था। और आप भी किसी थर्ड पर्सन को, ऐसा आदमी या ऐसा इंसान जो रूम से बाहर है, वो आपसे पूछता है कि क्या हुआ या अंदर कैसा इवेंट हुआ या किस तरह की मोशन हुई, तो आप बताएंगे कि सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इस डायरेक्शन में गए हैं और 1 मीटर का फासला कवर किया। यानी आपको फासला यानी डिस्टेंस बताने के साथ साथ मेरी मोशन की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, यानी सिम्ट भी बतानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कीमत बताने से काम नहीं चलता, सिर्फ डिस्टेंस बताने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। हर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, और बेसिकली आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2। उसमें चैप्टर का सारा शुरू का सारा हिस्सा इसी पर है, वेक्टर पे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के शुरू में काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो वेक्टर्स पे है, यानी उसमें हम वेक्टर्स को पढ़ेंगे। और चैप्टर का जो आखिरी हिस्सा है उसमें हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। ये आप स्कूल क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, अब यूँ समझें कि हमारी यहाँ पर थोड़ी सी रिवीजन हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन वेक्टर्स पे। स्केलर के बारे में तो मैं आपको बता चुका कि हर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीमत की ज़रूरत पड़ती है, उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरी बात समझाने के लिए सिर्फ कीमत के बारे में बताना पड़ता है, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में बताना पड़ता है और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वेक्टर्स को डिफाइन करूँ तो वेक्टर्स के लिए हमारी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी मज़ीद मॉडिफाई हो जाएगी। वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं?
हर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में पूरा समझाने के लिए यानी कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी कीमत के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़े। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, यानी उनके बारे में पूरी बात समझाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़े। अभी जो मैं आपको वेक्टर की एग्जांपल दे रहा था, इस वेक्टर की एग्जांपल में मैग्नीट्यूड यानी कीमत क्या थी? ये कीमत थी 1 मीटर, जो मैंने फासला तय किया था, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। इसी तरह अगर मैं आपसे इसकी डायरेक्शन पूछूं तो इसकी डायरेक्शन क्या थी? वो हमें डायरेक्शन के बारे में कौन बता रहा है? ये एरो बता रहा है। जिस एरो की डायरेक्शन जो है, बेसिकली ये एरो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल में मैंने स्पेसिफिकली एक खास किस्म के वेक्टर के बारे में बात की थी और इस वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हम चैप्टर 3 में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर वेक्टर को समझाने के लिए मैं जिस एग्जाम्पल की बात कर रहा था, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसमें फासला भी हमें मालूम होना चाहिए और डायरेक्शन भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये था वेक्टर के बारे में। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती है वेक्टर्स की। इस पूरी बुक में हम ढेरों एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वेक्टर्स की, ठीक है। स्केलर्स चूंकि आज हमारा टॉपिक नहीं है, मैं साइड पे आपको स्केलर की भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूं अलग से एक बॉक्स में। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। स्केलर की एग्जाम्पल्स क्या क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, इसी तरह टेम्परेचर है, यानी इनमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। लेकिन वेक्टर्स की एग्जाम्पल जो अभी हमारा टॉपिक है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल का जिक्र किया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ढेरों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ता है। अब लेक्चर के अगले हिस्से में हम थोड़ा सा वेक्टर को मजीद डिस्क्राइब करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वेक्टर को जाहिर करने का क्या तरीका है। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में पढ़ते पढ़ते आपको कैसे पता चलेगा कि जो खास चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये वेक्टर को जाहिर कर रही है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यानी हमें लिखना पड़े या किसी बुक से पढ़ना पड़े तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर है? तो इसके लिए मैं हेडिंग लिख लेता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जाहिर करने का तरीका। याद रखें, वेक्टर को जाहिर करने के लिए 2 तरह के मेथड्स हैं। उन दोनों मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है कि किसी सिंबल यानी अलामत की मदद से वेक्टर को जाहिर करना। अब सिंबॉलिकली वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेटिकल कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे A B C D कुछ भी। जैसे वेलोसिटी के लिए V यूज़ किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए D यूज़ किया जाता है, बहुत सारे सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस सिंबल को लिखने का एक ख़ास तरीका है। या तो आप उसको बोल्ड करके लिखेंगे, यानी बोल्ड फेस्ड लेटर। अगर आप अपने लिखने की बात करें तो आप अगर नॉर्मली पेन से लिखते हैं या बॉल पेन से लिखते हैं तो वेक्टर को लिखने के लिए बोल्ड लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको मार्कर यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मोटा लिखना पड़ेगा, तो फिर पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है। अच्छा, अगर आप बार बार मार्कर यूज़ नहीं करना चाहते और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड भी बड़ा सिंपल है कि आप सिंपल उसी तरह बारीक ही सिंपल पेंसिल से आप वेक्टर का सिंबल यूज़ करें, जैसे A B C कुछ भी लिखें और उसके ऊपर वेक्टर के जाहिर करने के लिए एक छोटा सा एरो लगा दें, जो इस वक्त आपको एरो लगा हुआ नज़र आ रहा है। सो वेक्टर को सिंबॉलिकली जाहिर करने के लिए या तो बोल्ड करके लिखेंगे या सिंपल लेटर लिखकर उसके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसी तरह अगर हम वेक्टर को ग्राफिकली जाहिर करना चाहते हैं, ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से मुराद क्या है कि हम कुछ लाइंस लगा के, कोई ग्राफ की मदद से, कोई डायग्राम बनाकर वेक्टर को जाहिर करना चाहते हैं, तो उसका जो मेथड है इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड।
ठीक है। अच्छा फर्ज कर लें जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, जो मैं चल के यहाँ से इस तरफ गया, हम वही वेक्टर दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में याद रखें एक स्ट्रेट लाइन यूज की जाती है वेक्टर को जाहिर करने के लिए। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। और साथ ही साथ ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसकी एक तरफ एरो लगाओ, ठीक है, यानी इस लाइन को मैं डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन भी कह सकता हूं, यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हमें कोई ना कोई डायरेक्शन बता रही है। जैसे इस स्पेसिफिक एग्जांपल में जो हमारे पास वेक्टर था उसकी डायरेक्शन उस तरफ थी और इसकी लेंथ भी कोई ना कोई है। और ये याद रखें कि इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है, ये लेंथ हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कीमत के बारे में बताती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फासला तो मैंने 1 मीटर का कवर किया था, लेकिन आपकी जो स्क्रीन है उसमें जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है उसकी ये वाली लेंथ तो बहुत थोड़ी सी है, तो ये 1 मीटर तो नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात याद रखें कि बुक पे जाहिर करने के लिए या कॉपी पे लिखने के लिए जब भी हम वेक्टर के लिए कोई ख़ास लाइन इस्तेमाल करते हैं तो उस लाइन की जो लेंथ है वो असल वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होती। उस लाइन की लेंथ हम स्केल की मदद से चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि फर्ज कर लें अगर मैं चूज करूं कि 1 मीटर जो असली फासला 1 मीटर है जो मैंने रियल में कवर किया था, अगर मैंने उसको यहां पर जाहिर करना है तो मैं स्केल यूज करूंगा। लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो स्क्रीन पर 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है ये आपको रियल में जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो कितनी बता रही है? 1 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? इसका मतलब है यहां पर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ हम स्केल के मुताबिक चूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? अब इस लाइन की लेंथ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बता रही है और इसका एरो हेड हमें सिंपली क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। अच्छा ये तो हो गया वेक्टर का ग्राफिकली जाहिर करने का तरीका। उससे पहले हमने सिंबॉलिक मेथड किया। इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एक वेक्टर नजर आ रहा है, इस वेक्टर का मैं कोई भी नाम रख देता हूं। अगर तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहूं तो इसके साथ एक छोटा सा डी लगाऊंगा और डी के ऊपर एरो लगा दूंगा। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को कोई और नाम दे देता हूं जैसे ए बी सी कुछ भी, फर्ज कर ले मैं इसको वेक्टर ए का नाम दे देता हूं, तो इस लाइन के साथ दरमियान में करके हम वो ए लिखेंगे यानी सिंबॉलिक मेथड यूज करेंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे या उस सिंबल को मोटा करके लिख देंगे यानी बोल्ड फेस में लिख देंगे। ये था वेक्टर को जाहिर करने का तरीका। अब लेकिन कई दफ़ा अक्सर हमें ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि वेक्टर की बजाय हमें उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करना पड़ता है। तो याद रखें वेक्टर की मैग्नीट्यूड को भी सिंबॉलिकली जाहिर करने का एक तरीका है और वो बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये बड़ा आसान तरीका है। जो वेक्टर है ना, फर्ज करने वेक्टर ए है, वेक्टर ए मैंने बोल्ड करके लिखा है या मैंने एरो के साथ लिखा हुआ है, तो इसके दोनों तरफ अगर पैरेलल लाइंस लगा दी जाए, मतवाजी लाइनें लगा दी जाए, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए लिख के पूरा वेक्टर लिख के साइड पे पैरेलल लाइंस लगा दें। एक तो ये मेथड है। इसका एक दूसरा भी मेथड है और वो ज़्यादा सिंपल है, मैं वही यूज़ करता हूँ। वो मेथड ये है कि आप इसका एरो हटा के बजाय इसके के साइड पे लाइन लगाएं और अपनी इंक वेस्ट करें, हम क्या करेंगे, हम इनके एरो को ही हटा देंगे और ये जो लेटर है इसको थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में टेढ़ा करके लिख दें, ठीक है। बात समझ आ गई? तो मैग्नीट्यूड को जाहिर करने का तरीका क्या है? या तो वेक्टर के दोनों तरफ जो वेक्टर का सिंबल है उसके दोनों तरफ पैरेलल लाइंस लगा दें या उस वेक्टर का जो पहले से एरो था उसको भी हटा दें और उस वेक्टर के सिंबल को थोड़ा सा टेढ़ा करके इटैलिक स्टाइल में लिख लें। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये था वेक्टर के बारे में। अब मैं अगला एक टॉपिक शुरू करने लगा हूं इसी लेक्चर में। अभी आपको ये भी बता दूं कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ये जस्ट MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको रिक्वायर्ड है। और ये जो अगला टॉपिक है जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs के लिए आपने तैयार करना है। टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म समझाना चाहता हूं
रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस, या चलें रेफरेंस एक्सिस की बात बाद में कर लेंगे, पहले रेफरेंस वाला जो पॉइंट है या ये जो वर्ड है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस रूम में खड़ा हूं, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि मैं या चलें मैं अपने सिर्फ हेड की बात करता हूं, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि मेरा हेड जो है वो किस जगह पर है, तो आप कैसे बताएंगे? एक बात तो आप सिंपल ये कहेंगे भाई दीवार के साथ लगा हुआ है, ये तो कोई आंसर ना हुआ, दीवार के साथ तो कहीं भी लग सकता है। एक आंसर ये हो सकता है, जरा गौर से सुनिएगा, एक आंसर ये हो सकता है, आप मुझे ये कहेंगे कि सर आपका जो हेड है दीवार के साथ तो लगा हुआ है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल से फर्ज कर लें 3 मीटर के फासले पे है, और ये वाली जो वॉल है जो इस तरफ आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, इस वॉल से फर्ज कर लें 2 मीटर के फासले पे है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब आप ये बता देंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने मेरे हेड की एग्जैक्ट पोजीशन को ठीक ठीक बयान कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप गौर कीजिए, आपने कुछ बातों का या कुछ ऑब्जेक्ट्स का या कुछ पॉइंट्स का रेफरेंस यूज किया, कुछ चीजों को रेफरेंस के तौर पे यूज किया। रेफरेंस का मतलब है उनका रिलेशन कोई ना कोई आपने बनाया है। जैसे आप ये बता रहे थे कि जी जो हेड है वो ग्राउंड लेवल से 3 मीटर के फासले पे है, तो जो ग्राउंड है ये आपने रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया। इसी तरह ये वाली जो वॉल है ये भी आपने रेफरेंस के तौर पे यूज़ की, यानी आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ग्राउंड लेवल का, इस ग्राउंड लेवल का और इस वॉल का रेफरेंस देकर आपने मेरे हेड की पोजीशन को डिस्क्राइब किया। ये बात याद रखें, जब भी हम कोई डिस्क्रिप्शन करने लगते हैं, जब भी हम कोई मेजरमेंट करने लगते हैं, तो बगैर रेफरेंस के नहीं कर सकते, बगैर हवाले के नहीं कर सकते। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ना किसी पॉइंट का, किसी ना किसी लाइन का हवाला ज़रूर देना पड़ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आपको रेफरेंस के बारे में समझाना चाह रहा था। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया आपके सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। एक तो मैं जनरली पहले आपको समझाता हूँ, फर्स्ट कर लें, अगेन वही एग्जांपल देता हूँ, उससे मिलती जुलती एग्जांपल। ये एक वॉल है जो आप देख रहे हैं, रूम की वॉल है। आपको ये एक एज नज़र आ रहा है जिसमें दोनों वॉल्स जो है वो आपस में मिल रही हैं। फर्स्ट कर लें, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे मैं वाई एक्सिस का नाम दे देता हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस का नाम दे दिया। यानी ऐसी वर्टिकल लाइन जो ज़मीन के लिहाज से 90 के एंगल पे है, यानी परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, इसे मैंने वाई एक्सिस का नाम दे दिया। और दूसरी लाइन मैं खुद ड्रॉ कर लेता हूँ, उस एक पॉइंट से स्टार्ट करके अपने साथ साथ इस तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन है? जो ज़मीन के लिहाज से बिल्कुल पैरेलल है, यानी ज़मीन के लिहाज से पैरेलल है, मतवाजी है, ज़मीन के साथ साथ चलती है, ग्राउंड लेवल के साथ साथ, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसे एक्स एक्सिस कह दें, और ये जो वर्टिकल लाइन हमने पहले ड्रॉ की थी इसे वाई एक्सिस कह दें। अब ज़रा गौर करें, ये दोनों लाइंस, इनका आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री का, और ये एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं या कट कर रही हैं, और वो पॉइंट आपको वहाँ नज़र आ रहा है, इसको मैंने ओ से जाहिर कर दिया है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो 2 लाइंस है ना, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है? जिनका आपस में एंगल 90 है। रेक्ट का मतलब होता है 90 और एंगुलर का मतलब एंगल। देखिए इन दोनों लाइंस का आपस में एंगल क्या है? 90 डिग्री। और इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहाँ कट किया? जाके ओरिजिन पे जाके कट किया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यानी ऐसी 2 लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को एक खास पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन का नाम दिया जाता है। और इन लाइंस की वजह से जो भी सिस्टम बनता है, जिसको आगे चल के अभी हम स्टडी करने वाले हैं, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ 2 लाइंस वाला नहीं हो सकता, ये 3 लाइंस वाला भी हो सकता है। आपके सिलेबस में 3 लाइंस वाला भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है। एक और छोटी सी बात बता दूं, जो कोऑर्डिनेट का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लाइंस, ठीक है, आसान अल्फाज में। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मतलब ऐसी लाइंस जो आपस में 90 के एंगल पे हैं, जिसमें मैंने आपको एक ये सिस्टम समझाया जिसमें 2 लाइंस थी,
जिनमें दोनों आपस में परपेंडिकुलर थी, लेकिन ये 3 लाइंस भी हो सकती हैं। और वो किस तरह, ज़रा इमेजिन करें, मैं आपको यहाँ पर एक उसी तरह का एक बॉक्स दिखा रहा हूँ। इस बॉक्स का अंदर की तरफ लेफ्ट साइड पे वो एक कॉर्नर आप देखें, उसको अगर मैं ओरिजिन का नाम दूँ तो आप गौर करें, ये बॉक्स के पीछे वाली जो वॉल है और बॉटम ये जहाँ मिल रही है, इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ। बॉक्स की ये पीछे वाली वॉल और ये वाली वॉल जो लेफ्ट साइड पे है, ये जहाँ मिल रही है, इसे मैं वाई एक्सिस कह देता हूँ। और बॉक्स की ये बॉटम साइड, नीचे वाली साइड, और वो वाली दीवार जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, वो जहाँ मिल रही है, उसके साथ सीधी मैं लाइन एक आउटवर्ड खींचता हूँ, इसे मैं जी एक्सिस कह सकता हूँ। अब आप गौर कीजिए, ये तीनों लाइंस, अब बॉक्स को भूल जाए या बॉक्स को मैं थोड़ा डिम करके आपको दिखा देता हूं, लेकिन आपने गौर करना है इन 3 लाइंस पे। ये थोड़ा सा मैं 3D में भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो कि ये तीनों लाइंस आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ मौजूद है, एक दूसरे को टच कर रही हैं। गौर कीजिए, ये तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे को बिल्कुल एक ख़ास पॉइंट पे टच कर रही हैं या कट कर रही हैं। उस पॉइंट को यहाँ पर हम ओरिजिन का नाम दे रहे हैं। यानी जिस रूम में आप बैठे हैं, इस रूम में भी आप किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन का नाम देकर एक साइड पे जो लाइन निकल रही है उसे एक्स एक्सिस कह सकते हैं, एक को वाई एक्सिस कह सकते हैं और एक को जी एक्सिस कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह के सिस्टम आ गए, ठीक है। एक 2 लाइंस वाला सिस्टम जो अलग से डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक 3 लाइंस वाला सिस्टम। गौर कीजिए, जो 3 लाइंस वाला सिस्टम है, इसमें भी तीनों लाइनें आपस में 90-90 का एंगल बना रही है। गौर कीजिए, एक्स और वाई का भी आपस में कितना एंगल है, 90। वाई और जी का भी आपस में कितना एंगल है, 90। और एक्स और जी का भी आपस में 90 का ही एंगल है। इसका मतलब है ये भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें भी लाइंस का आपस में एंगल 90 ही है। चाहे 2 लाइंस है चाहे 3 लाइंस है, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी आपस में एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रही हैं और एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, जिसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं। 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट सिंगल पॉइंट, और इस सिंगल पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, फॉर्म अ सिस्टम, ये एक सिस्टम बनाती है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है कि इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। मैं इसी टॉपिक के नीचे एक छोटी सी हेडिंग लिख देता हूँ। उस हेडिंग की अभी आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी। हेडिंग ये है, हाउ टू डिस्क्राइब अ वेक्टर इन प्लेन। वेक्टर को प्लेन में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब इस हेडिंग के नीचे मैं जो कुछ भी आपको समझा रहा हूं, वो आप सारा कुछ इसी हेडिंग के नीचे याद करेंगे। एग्जाम्पल मैं वहां से शुरू करता हूं, जैसे मैं हेड वाली एग्जाम्पल दे रहा था। इमेजिन करें, ये सामने वॉल जो है, इस वॉल पे एक जगह पर एक इंसेक्ट हमें नजर आ रहा है, एक कोई कीड़ा मकोड़ा कोई भी है, वो यहां पर मौजूद है। और आपने बिल्कुल उसी तरह 2 लाइंस वाला सिस्टम आपने बना लिया, जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक और बात आपको बता दूं, इसे 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें कितनी लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक है। वन इज एक्स एक्सिस, अदर इज वाई एक्सिस। और यहां करके आपको एक इंसेक्ट नजर आ रहा है, एक कीड़ा मकोड़ा नजर आ रहा है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप खड़े हैं ओरिजिन पे, ओ पे। मैं चाहता हूं कि आप ओ से चलें और इस इंसेक्ट तक पहुंच जाएं और इस इंसेक्ट को यहां से रिमूव कर दें या मार दें, जो मर्जी कर दें। तो क्या करेंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप आसान तरीन रास्ता चूज करें। अब देखें, एक रास्ता तो ये है कि आप दीवार पे ऐसे ऐसे फलांग फलांग के टेढ़ा मेढ़ा आए और इंसेक्ट तक पहुंचे। लेकिन आसान तरीन रास्ता पता क्या है, वो ये है कि आप सीधा एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करें। जब आप इंसेक्ट के बिल्कुल नीचे पहुंच जाएं, तो फिर आप वहां से सीधा ऊपर छलांग लगाएं और इंसेक्ट को मार दें या इंसेक्ट को रिमूव कर दें वहां से। ये ज्यादा इजी मेथड है। जरा गौर कीजिएगा। अब इमेजिन करें, मैं इंसेक्ट पे दोबारा पहुंचना चाहता हूं, मैं दोबारा वही वाली प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन अब आपने थोड़ा गौर से सोचना है।
इस इंसेक्ट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से मुझे कुछ फासला एक्स एक्सिस पे कवर करना पड़ा है, ऐसा ही है, और कुछ डिस्टेंस मुझे वाई एक्सिस पे कवर करना पड़ा है, बिल्कुल। और ये जो फासला मुझे एक्स एक्सिस पे कवर करना पड़ा है, इसे अगर मैं स्मॉल ए से जाहिर कर दूं, और जो फासला सीधा मुझे वाई एक्सिस पे कवर करना पड़ा है इंसेक्ट पे पहुंचने के लिए, इसे मैं स्मॉल बी से जाहिर कर देता हूं। इन दोनों डिस्टेंसेस को कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कोऑर्डिनेट्स। जो डिस्टेंस मुझे एक्स एक्सिस पे कवर करना पड़ा, इसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो वाई एक्सिस पे कवर करना पड़ा, इसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और हम इंसेक्ट की जगह पे पहुंच गए। इसका मतलब है ओरिजिन पे खड़े होके अगर इंसेक्ट की पोजीशन या लोकेशन के बारे में पता लगाना है तो हमें दो फासलों का पता होना चाहिए। कितने फासलों का? दो फासलों का, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन एक और बात आपने याद रखनी है, और वो ये कि यहां पर सिर्फ एक प्लेन की बात हो रही है, यानी एक सरफेस की बात हो रही है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट है ये वॉल के ऊपर था, दीवार के ऊपर, और दीवार की वही प्लेन है या वही सरफेस है जो इस वक्त आपको स्क्रीन की सरफेस नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्लेन की बात करें, अगर हमें एक प्लेन के साथ डील करना पड़े तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे? 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर कोई भी इंसेक्ट या इंसेक्ट की जगह आप कोई पॉइंट कंसिडर कर लें और इस पॉइंट को मैं P का नाम दे दूं, अगर कोई पॉइंट प्लेन के ऊपर हो तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स या दो फासलों की जरूरत पड़ती है। और वो कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट्स हैं? द वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड इज वाई कोऑर्डिनेट। और यही दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हम पॉइंट P के साथ ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने A का नाम दिया था, वाई कोऑर्डिनेट यानी जो फासला हमने वाई एक्सिस के अलोंग कवर किया उसे मैंने B का नाम दिया था। तो मैं पॉइंट P के आगे ब्रैकेट में A, B इस तरह लिख सकता हूं। ये जो दो कोऑर्डिनेट्स जो मैंने पॉइंट P के आगे ब्रैकेट में लिखे हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P की पोजीशन बताने के लिए किसी भी वक्त यूज किए जा सकते हैं। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ओरिजिन के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे और वो क्या क्या होंगे? जाहिर बात है अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो पॉइंट P के भी दो कोऑर्डिनेट्स के साथ हमने डील किया, तो इसी तरह ओरिजिन के भी यहां पर कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 2। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैंने जानना है, और मैं खड़ा भी ओरिजिन पे हूं, मैंने जाना भी ओरिजिन पे है। इसका मतलब है मैंने कहीं भी नहीं जाना, ना मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग फासला कवर करना है, ना मैंने वाई एक्सिस के अलोंग फासला कवर करना है। इसका मतलब है ओरिजिन के अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होंगे, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो अभी तक मैं आपको 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट P की लोकेशन बताने के बारे में आइडिया दे रहा था, जिसमें हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिले, एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हमने A से जाहिर किया और वाई कोऑर्डिनेट जिसे हमने B से जाहिर किया। अब आते हैं मेन काम की तरफ। असल में ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? याद रखें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने का मकसद ये है कि हम गिवन वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस से यानी इसके लिहाज से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, यानी जाहिर करना चाहते हैं। यहां पर मैं एक ऐसे वेक्टर की बात करने लगा हूं जो वेक्टर बिल्कुल इसी स्क्रीन के ऊपर है, यानी इसी दीवार के ऊपर है, यानी इसी प्लेन के ऊपर है। यानी एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन में है, अगर उसको डिस्क्राइब करना पड़े तो हम 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। किस तरह? इमेजिन करें कि एक वेक्टर है जिसका नाम मैंने वेक्टर A रख दिया और उसकी टेल ओरिजिन पर है और उसका हेड यानी एरो जो है वो पॉइंट P पर है। इस वेक्टर के बारे में हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर प्लेन पे है, स्क्रीन की प्लेन के ऊपर या इस वॉल की प्लेन के ऊपर,
और इस वेक्टर का हेड पॉइंट P पर है और इसकी टेल पॉइंट O यानी ओरिजिन पर है। यानी हमने एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन में था उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि हमें वेक्टर को यहां पे ड्रॉ करने का फायदा क्या हुआ। याद रखें, जैसे हमने इस लेक्चर के शुरू में देखा कि वेक्टर में 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। द वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्शन। अगर हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करके यानी इसके रेफरेंस से वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन का पता चल जाता है तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। तो 2 ही चीजें हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। याद रखें, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का हमें पता कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है, जो इस लाइन की यानी वेक्टर की लेंथ है ये हमें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बताएगी। और इसकी लेंथ यहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट O और पॉइंट P के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करके। और याद रखें, अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो तो हम उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है, जो सामने आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी देता हूं, लेकिन यहां पर दिखाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में आगे चलकर हमने ये सारा कुछ पढ़ना है। तो अभी ऐसा करें, आप सिंपल ये याद रखें कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है तो उनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है तो हम बड़ी आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे पता चलेगी? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट B। दूसरी बात, डायरेक्शन। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल फाइंड कर लूं, और दूसरी चीज वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखें, जब हम मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं। तो आप समझ लें कि ये एक ट्रेंड है या हमारी फिजिक्स में एक कन्वेंशन है कि हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करना होता है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल मेजर कर लेता हूं। फर्स्ट कर लें, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है उसको मैं थीटा का नाम दे देता हूं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई आपसे ये कहे कि वेक्टर ए का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल 0 है, तो फिर आप जान जाएंगे कि वेक्टर किस तरफ है, किस तरफ होगा? फिर वो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। इसी तरह अगर मैं आपको ये बता दूं कि वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हमें पता चल जाएगा कि वेक्टर किस तरफ है। हमें पता चलेगा वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल 180 है, तो फिर ये वेक्टर किस तरफ होगा? फिर ये वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूं। इसी तरह अगर वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल 270 है, तो फिर ये वेक्टर किस तरफ होगा? फिर ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर लें तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो 2 ही चीजें चाहिए थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमारा काम हो गया। तो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि जब भी किसी वेक्टर को प्लेन में डिस्क्राइब करना हो तो हमें उस वेक्टर को जाहिर करने के लिए हमें 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब मैं आता हूं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के दूसरे हिस्से की तरफ। आपको याद होगा, इसी टॉपिक के शुरू में मैंने 3 लाइनों वाला सिस्टम भी आपको बताया था जिसमें 3 एक्सिस थे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस। इमेजिन करें, यहां पर पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, हाउ अ वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन स्पेस। ये मैंने हेडिंग लिख दी, ठीक है। अब मैं पुरानी ही डायग्राम आपके सामने मैं रखे हुए हूं और इमेजिन कर रहा हूं कि ये जो इंसेक्ट है ये दीवार के ऊपर है। अगर तो ये दीवार के ऊपर है यानी प्लेन पे है, तो हमें इसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन इमेजिन करें कि ये इंसेक्ट उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है, और ये इंसेक्ट फ्लाई करके वॉल से थोड़ा इस तरफ आ गया, आपकी तरफ आ गया। किस तरफ आ गया? आउटवर्ड आ गया थोड़ा सा। हम तो उधर ही खड़े हैं ओरिजिन पे। अब हमने ओरिजिन से यहां पर आना है।
ये जो इंसेक्ट हवा में आ गया है ना, यानी यहाँ पर इधर कहीं मौजूद है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि ये स्पेस में आ गया है, मतलब किसी प्लेन पे नहीं है। तो अगर कोई भी पॉइंट या जिस तरह इस एग्जांपल में इंसेक्ट स्पेस में हो, तो इसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचें, ओरिजिन से आप पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे, जब इंसेक्ट के सामने पहुंचेंगे फिर आपको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा। जब आप वाई एक्सिस के अलोंग इंसेक्ट के सामने पहुंच जाएंगे तो अभी आप दीवार पे खड़े हैं, तो अब आपको थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ेगा, यानी स्क्रीन के आउटवर्ड बाहर की तरफ आना पड़ेगा। और ये बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस है जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जी एक्सिस है, ठीक है। आउटवर्ड बाहर की तरफ जी एक्सिस है। इसका मतलब है कि अगर इंसेक्ट स्पेस में है, किसी प्लेन में नहीं है, तो ओरिजिन से हमें एक्स एक्सिस पे भी चलना पड़ेगा, वाई पे भी चलना पड़ेगा, और इस तरफ यानी जी एक्सिस के अलोंग भी चलना पड़ेगा, फिर हम इंसेक्ट तक पहुंच जाएंगे। यानी स्पेस वाले किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलता, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। द वन इज एक्स कोऑर्डिनेट जो यहां पर मैं ए से जाहिर कर रहा हूं, द सेकेंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट जो यहां पर मैं बी से जाहिर कर रहा हूं, और द थर्ड वन इज जी कोऑर्डिनेट जो हमने जी एक्सिस के अलोंग बाहर की तरफ फासला कवर किया है, इसे मैं सी से जाहिर कर रहा हूं। तो ये हमारे पास पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैं यहां पॉइंट पी के साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं, ए, बी और सी। याद रखें, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है ये हमेशा जी कोऑर्डिनेट होता है। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने मेंशन कर दिए। अब आते हैं वेक्टर की तरफ। पॉइंट पी तो यहां पर स्पेस में है, जहां इंसेक्ट था ना, मैंने यहां पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, ये स्पेस में है। अब आते हैं वेक्टर की तरफ। इमेजिन करें कि वो वेक्टर अभी भी प्लेन में ही है, ठीक है। अगर तो ये प्लेन में है तो फिर तो ये दीवार के ऊपर ही होगा, लेकिन इस हिस्से में, लेक्चर के इस हिस्से में हमने स्पेस वाले वेक्टर की बात करनी है। वो कैसा होगा? मेरा ख्याल है अब आप सोच सकते हैं कि वो वेक्टर कैसा होगा। मैं ऐसा करता हूं, इसको हेड से थोड़ा सा खींचता हूं और पॉइंट पी तक लेके आता हूं। अब आप गौर करें, ये वेक्टर किसी भी प्लेन में नहीं है। पहले तो ये बिल्कुल इस प्लेन में था ना, वर्टिकल प्लेन में था। अब ये वेक्टर ऐसे की बजाय ऐसे हो गया, थोड़ा इस तरफ हो गया, आपकी तरफ इसका थोड़ा सा हेड आ चुका है। यानी इसका हेड अब कहां पर है? पॉइंट पी पर, और इस वक्त पॉइंट पी स्पेस में है। और इस वेक्टर ए की टेल कहां पर है? वहां ही, यानी ओरिजिन पे। तो पहले ये वेक्टर प्लेन में, यानी ए की प्लेन में, स्क्रीन वाली प्लेन में, दीवार के ऊपर था। अब ये वेक्टर स्पेस में आ चुका है। दिस इज द वेक्टर इन स्पेस। स्पेस वाले वेक्टर को जाहिर करने के लिए इसका मतलब यह हुआ कि हमें 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हम सबसे पहला लिख देंगे कि स्पेस वाले वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब दोबारा वही वाली 2 बातें, अगर हमने इस वेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है, पूरी मेजरमेंट करनी है, तो हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। कौन कौन सी 2 चीजें? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जरा गौर करें, यहां पर भी ओरिजिन के वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, 0 0। अब अगर हमारा दिल करे तो हम एक तीसरा कोऑर्डिनेट भी जी कोऑर्डिनेट, यानी वो भी ऐड कर देते हैं, वो भी 0 ही होगा, क्योंकि ओरिजिन के चाहे 2 कोऑर्डिनेट्स लें चाहे 3 कोऑर्डिनेट्स लें, वो 0 0 ही होंगे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, जो पॉइंट पी स्पेस में था इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। इनके दरमियान डिस्टेंस हम उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, और सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन बाय, ये मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगी? इट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। सिंपल, लेंथ ऑफ दिस लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगी? इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने से। अब दूसरी चीज रह गई डायरेक्शन की। जरा गौर करें, पहले हमने एक ही एंगल मेजर किया था। मैं साइड पे आपको वो जो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला पोर्शन था वो भी दिखा रहा हूं। उसमें आप गौर करें, हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एक एंगल चाहिए था।
ज़रा सोचते हैं कि क्या यहाँ भी एक एंगल से काम चल जाएगा क्या? ओके, देखिए ये मेरी तरफ एक्स एक्सिस है। इमेजिन करें कि वेक्टर का एक्स एक्सिस से बनने वाला कोई ना कोई एंगल है। अगर मैं इसे अल्फा का नाम दे दूं, तो मैंने इसको अल्फा का नाम दे दिया। अब अगर एक ही एंगल से हम काम चलाने की कोशिश करें तो इस वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अब जरा सोचें, क्या ये वेक्टर एंगल तो ये इस डायरेक्शन में भी बना सकता है। इसका मतलब है यहां पर अगर सिर्फ एक एंगल लेकर हम बैठ जाएं तो हमारा काम नहीं चलेगा, वेक्टर की डायरेक्शन का ठीक से पता नहीं चलेगा, यानी उसकी डायरेक्शन एक्यूरेट नहीं आएगी, फिक्स नहीं होगी। तो इसके लिए हमें मजीद एंगल्स चाहिए होंगे। तो इसलिए सिर्फ एक्स एक्सिस वाला एंगल नहीं चाहिए। इमेजिन करें कि हम इसका जो वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है वो भी इमेजिन कर लेते हैं। उसका नाम मैं बीटा रख देता हूं। तो क्या अभी भी इसकी डायरेक्शन फिक्स है? बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्योंकि अब तो वेक्टर स्पेस में है, प्लेन में नहीं है। ये तो किसी भी ओरिएंटेशन में कंसीडर किया जा सकता है। इसका मतलब है अभी भी काम नहीं चलेगा, यानी हमें तीसरा एंगल भी चाहिए। तो अब ऐसा करते हैं, इस वेक्टर को थोड़ा सा बाउंड कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। अब एक्स एक्सिस के साथ भी ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ भी हमने कोई ना कोई एंगल मेजर कर लिया बीटा, और जो जी एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा था वो भी हमने मेजर कर लिया। मैं आपको 3D डायग्राम थोड़ी सी घुमा के भी दिखा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए कि ये वेक्टर असल में किस नेचर का है और किस तरह से इसका एक्स वाई और जी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। अब आप गौर करें, जब आपको अल्फा बीटा और गैमा यानी एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल और जी एक्सिस से बनने वाला एंगल पता चल जाएगा तो ये वेक्टर बेचारा कैद हो गया है। अब ये यहाँ से हिल नहीं सकता, यानी इसके पास और कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप किसी और तरफ वेक्टर को कंसीडर करेंगे तो अल्फा बीटा या गैमा इनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें अल्फा बीटा और गैमा की कोई एक एक वैल्यू पता चल जाए तो यानी हम वेक्टर की डायरेक्शन को फिक्स करने में कामयाब हो चुके हैं। यानी वेक्टर की अल्फा बीटा और गैमा के किसी एक एंगल्स के कॉम्बिनेशन पे एक ही डायरेक्शन का आंसर आएगा। अल्फा बीटा और गैमा के किसी एक कॉम्बिनेशन में इस वेक्टर का कोई एक ही डायरेक्शन का आंसर आएगा। मैं अपनी बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाए। यानी मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया, डायरेक्शन का भी पता चल गया। वेक्टर अगर वेक्टर स्पेस में है तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है। तो आप कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल और जी एक्सिस से बनने वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स एट द सेम टाइम हमें पता होने चाहिए, फिर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज मैंने आपको इस लेक्चर में वेक्टर्स के बारे में बताया, वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में, वेक्टर्स की सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। फिर हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा जिसमें हमने दो तरह के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह फिर हमने ये देखा कि अगर कोई वेक्टर प्लेन में है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, और अगर वेक्टर स्पेस में है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। इसी तरह अगर कोई पॉइंट प्लेन में है तो उसके लिए या उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए, यानी एक्स और वाई एक्सिस। और अगर कोई पॉइंट स्पेस में है तो फिर उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें एक्स, वाई और जी तीनों एक्सिस चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो तो इस लेक्चर को दोबारा से एक दफ़ा ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।